धन्यवाद बच्चों। देखिए पिछले दिन जो हमने क्लास लिया था उसमें जो संसाधन और उसके उपयोग के बारे में हमने कहा था, तो लेसन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी मुख्य बातें कुछ यहाँ दी गई है जो आप नोट कर सकते हैं, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव सारा आपका बन जाएगा। ये देखिए बात की मुख्य बातें यहाँ लिखी हुई है। किसने कहा था, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बन चुका होगा, हम समझ में आ रही है मेरी बात। जिमरमैन ने कहा था। दूसरा देखिए क्वेश्चन देखिए, देश की राजनीति की सीमा कहां तक होती है। समुद्र के अंदर किसी भी देश का कितना दूर तक अधिकार होता है। हमने 200 किलोमीटर कहा था। वहां उसके अंदर जो भी चीजें होती है, खनिज संपदाएं होती होगी, पेट्रोलियम पदार्थ होते होंगे, उस पर उस देश का अधिकार होता है। सागर के अंदर, सागर में तट रेखा कितनी दूरी तक, तो 200 किलोमीटर तक तो उसका प्रभाव होता है। अगला हमने कहा सौर ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र जो है भुज, एक स्थान का नाम बता रहे भुज। ये भुज कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में जहां पवन ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, सौर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। ये चीजें जो भुज एक ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाता है, 2017 या 18 में पूछा था, भुज कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। जवाब होगा गुजरात में है और सौर ऊर्जा के लिए तथा पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। मेधा पाटेकर का नाम हमने लिया था। नर्मदा नदी का नाम है जहां पर ये बांध बनाए जा रहे थे सरकार के द्वारा। उससे पर्यावरण पर जो नुकसान होने की संभावना थी उसको रोकने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। अगला टॉपिक आप देख रहे, चिपको आंदोलन चलाया गया किनके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। हमने कहा था उत्तराखंड जो वर्तमान समय में उत्तराखंड हो गया है, गढ़वाल जिला में टिहरी देखिए एक नदी है, उसी पर बांध बनाया गया था और उस बांध के चलते जंगल डूबने की संभावना थी। उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चला था। पेड़ों से चिपक करके लोगों ने ऐसा काम किया था। क्लब ऑफ रोम एक सम्मेलन जो हुआ था कब, 1968 में हुआ था। स्कॉट होम सम्मेलन जो था 1972 में हुआ था। हमने इसकी चर्चा पहले कर दिया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटी चीजें सुंदर होती है। ये पुस्तक का नाम है, लिखने वाले व्यक्ति सुमशेर। पर्यावरण दिवस, ये उस दिन शायद हमने नहीं कहा था। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, 5 जून को। प्रत्येक साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारी दुनिया के लोग इसको मनाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए एक सफल प्रयास 5 जून से शुरू की जाती है। हर देश में अलग अलग कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किए जाते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन हमने कहा था 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरियो हमने कहा था, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है ब्राजील, जिसकी राजधानी हमने कहा था ब्राजीलिया, और वहीं का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। वहीं पर पहली बैठक हुई थी जिसमें एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था। 21 बातों पर सहमति बनी थी। चलिए चर्चा हो चुकी है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 में हुआ था। 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क, उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को सामान्यतः लोग अमेरिका ही कह के पुकारते हैं। उसी का एक तटीय स्थान है, सागर के किनारे है न्यूयॉर्क। वहां पर दूसरी बैठक हुई थी जिसे हमने कहा था +5 इसे, +5 ही कुछ लोग इसको कहते हैं। तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग बहुत प्रसिद्ध जगह है, बहुत माने सोना का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। जोहान्सबर्ग सोना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला देखिए क्योटो सम्मेलन, जापान का एक शहर हमने कहा था। ये स्पेशल बैठक यहाँ पर हुई थी 1997 ईस्वी को। तो ये हमने मुख्य बातों की चर्चा किया। अब हमें जानना है जैसे इसके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन जाएगा बुआ, उसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अपनी किताब में एनसीईआरटी वाली जो की बुक है ना, उसको सॉल्व कर लेंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और यदि नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे उस सारी चीज को। जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय या नवीकरणीय। साफ आप जान रहे हैं कोयला का दोबारा फिर से निर्माण होता नहीं है, तो ये अनवीकरणीय में आ जाता है आपका। सौर ऊर्जा
किस प्रकार का संसाधन है। सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी से हमने ये देखो बैटरी चार्ज करने का काम करता है सोलर प्लेट के माध्यम से, तो फिर से वो रिन्यूअल उसका हो सकता है, फिर से सूरज की किरणें आएगी, फिर से बैटरी हम चार्ज कर पाएंगे। इससे उसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः पूर्ति योग कहेंगे। पुनः पूर्ति योग अपनी किताबें आप देख लेंगे, उसमें निशान आप लगा लेंगे। पुनः पूर्ति योग, फिर से उसकी पूर्ति हो पाती है। तट रेखा से कितनी किलोमीटर तक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है। 200 किलोमीटर हमने कहा था, 200 किलोमीटर तक उसकी सीमा होती है। यहाँ पर देखो एनएम लिख दिया है ना, नॉटिकल मीटर, वो समुद्र की दूरी को मापी जाती है, नॉटिकल मीटर में मापी जाती है, वही उसमें बता दिया गया है। डाकुओं का अब अर्थव्यवस्था का संबंध किस प्रकार का होता है, तो संसाधनों का अनियोजित विदोहन के अंतर्गत उसको शामिल करते हैं। ये देखिए राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आपकी किताब में 19.2 किलोमीटर बताया गया है, वहां तक उसकी सीमा रेखा मानी जाती है, लेकिन वो नॉटिकल मीटर में लिख दिया गया है। चलिए उससे मतलब नहीं है। लघु तरीय और दीर्घ तरीय जो क्वेश्चन देखें, केवल क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करे हैं। पहले एक बात की चर्चा हम कर दें बच्चों कि आज के बाद कल जो क्लास मेरा चलेगा, कल हम इंग्लिश का क्लास लेंगे। इंग्लिश की पढ़ाई बाधित हुई है, चूंकि सारे क्वेश्चन तो मैंने सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं, सारे विषय को हमने पढ़ा दिया है। संस्कृत की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, टोटल लेसन हमने बता दिया। हिंदी पूरी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये सिविक्स जिसको आप कहते हैं, वो सारी चीजें समाप्त हो गई। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिया। केवल एक शेष बच गया था इंग्लिश। शायद 1 महीना और टाइम मिलता तो वो भी कवर कर लिया गया होता, लेकिन इस बीच में क्लासेज बंद हो गए हैं। ये दिक्कत वाली बात है, आपके साथ भी समस्या, हमारे सामने भी समस्या आ गई है, लेकिन फिर भी उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। हर संभव हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। कल से वैसे बच्चे जो इस पर सेंटअप हैं, इस पर परीक्षा देने वाले हैं, 17 फरवरी से आपकी जो परीक्षा हो रही है, उसमें जो परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं, उन लोगों के लिए कल से हम इंग्लिश की पढ़ाई देंगे। इंग्लिश की क्लास होगी। ग्रामर में थोड़ा सा डिटेल्स में बताने की संभावना तो नहीं बन पाती है, कम समय में ज्यादा चीजें हमको बताना है, तो नहीं होगा। तो पहले प्रोज और पोएट्री, ये दो में से किसी एक पार्ट को हम चुनेंगे। पोएट्री कम समय में कवर हो सकता है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, और प्रोज में जितनी कहानियां कवर हो पाएगी होगी, और उसके बाद ग्रामर पोर्शन जो होगा उसको भी यथासंभव हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। खैर घबराने की बात नहीं, निश्चिंत रहिए, आप कोई टेंशन नहीं लेना है, समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, अगबकाने से कोई बात होती नहीं है। यहाँ जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर दिया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकती है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है संसाधन की परिभाषा दीजिए। संसाधन हमने पहले बता दिया, वैसी चीजें, वैसी वस्तुएं, वैसे पदार्थ जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसी को संसाधन कहा जाता है। तो ये तो आंसर अपने आप अपनी भाषा में जवाब दीजिए। मैंने जो भी आंसर लिखवाया, जो बच्चों को लिखवाया है, अपनी भाषा में, कोई किताबी भाषा नहीं है, गैस पेपर की भाषा नहीं है, पासपोर्ट की भाषा नहीं है, अपनी भाषा में हमने जवाब दिया है। और अपनी भाषा में आप जवाब देते हैं तो मार्किंग ज्यादा अच्छा होगा। जांचने वाले लोग प्रभावित हो जाते हैं, भाई अपनी भाषा में लिखा है। किताब की भाषा तो पहचान जाते हैं कि किताबी भाषा है, और उसमें मार्किंग कम कर देंगे। इससे जैसे आपको लिखना है अपनी भाषा में लिखे, ज्यादा अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है, अपनी भाषा में लिखें तो समझ करके आप लिखेंगे, रटने की कोई समस्या उसमें नहीं रहती है। और किताबी भाषा आप लिखेंगे तो रटना पड़ेगा, और रटी बात आप भूल जाएंगे, तो कितनी बात को आप याद रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचिए। तो हमने संसाधन की परिभाषा दे दिया। अगला क्वेश्चन लिखा, संभावी और संचित को संसाधन क्या है। हमने पहले संभावी, वैसे संसाधन जिसकी संभावना है, अभी खोज हुई नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि धरती के अंदर से वो प्राप्त होगी, उसको हम संभावी कहते हैं। और संचित कोष, जिसको प्राप्त करने के बाद हम संचित करके रख लिए, स्टोर करके रख लिए, भविष्य में हम उसका उपयोग करेंगे, उसको संचित कोष कहते हैं। संसाधन के संरक्षण की चर्चा करने के लिए करा, और उसकी उपयोगिता। जो भी संसाधन है, बहुत सारी चीजें सीमित मात्रा में है, लगातार हम उसका उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। इससे उसको बचा करके चलना है। संरक्षण माने बचा करके चलना है, उसके लिए वैकल्पिक स्रोत को खोजना है, अनावश्यक खपत को रोकना है ना। तो ये सारी चीजें, और उसकी उपयोगिता, यदि बचा के चलेंगे तो लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकेंगे, यही तो उसकी उपयोगिता है
है ना। इस वैसी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उपयोगिता उसकी बनी रहे। जब संरक्षण करेंगे तो उसकी यूटिलिटी जो होती है बढ़ जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है। संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। तकनीकी माने समझ सकते हैं, हमने कहा था वो मशीन जो होती है सब तकनीकी के अंतर्गत आ जाता है। प्रौद्योगिकी जिसको आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं, इंग्लिश में आप टेक्नोलॉजी समझते हैं, उसी को तकनीकी कहते हैं। तो तकनीकी के माध्यम से बहुत सारी चीजों की उपयोगिता को हम बढ़ा सकते हैं। अब सिंपल से कहते हैं लोहा का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन मशीन की सहायता से उसी लोहे से अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते रहते हैं। आपके पास जो घर में जितनी सारी चीजें लोहे की बनी हुई है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट पुर्जे में बनी हुई है। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी मोटर और बहुत सारी चीजें देखें, घड़ी आप देख रहे हैं वो मशीन की बनी हुई है। मशीन के द्वारा कपड़े जो आप पहन रहे हैं वो कपड़े किसी मशीन में बनी होगी। तो कपड़े के को मशीन के माध्यम से हमने उसकी उपयोगिता को बढ़ाने का कोशिश किया है। तो तकनीकी ज्ञान के माध्यम से किसी भी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। केवल हम मिट्टी का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, केवल मिट्टी से क्या होगा, खेती बाड़ी होगी, उस पर केवल फसल का उत्पादन होगा, लेकिन उसी मिट्टी से बहुत प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी से ईंटा बना रहे, मकान बना रहे, इसमें किसी न किसी यंत्र का उपयोग हुआ है, छोटे बड़े जैसे भी यंत्र हो। तो तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है, ये आपको जवाब देना है। सतत विकास क्या है, ये पूछा गया, अगला क्वेश्चन है। सतत विकास, सतत माने हमने पहले कहा था जो लगातार चलने वाला उसको सतत कहते हैं, और विकास माने उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये देखिए, बिजली का उत्पादन आप कर रहे हैं, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में बिजली का उत्पादन बहुत कम होता था। और जल विद्युत का विकास हुआ है, और जल विद्युत, जल पानी खत्म होने का चीज है नहीं, तो उससे लगातार बिजली का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। जितना पहले उत्पादन होता था बिहार में या पूरे अपने देश में, क्या उतना ही उत्पादन हो रहा है कि उसकी मात्रा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये विकास हो रहा है, सतत होना चाहिए, लेकिन लगातार होना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग देखिए, सौर प्लेट के माध्यम से हम कर रहे हैं, उसकी बिजली को स्टोर कर रहे हैं बैटरी के माध्यम से, लगातार उसका विकास हो रहा है। तो तकनीकी विकास ये हो रहा है, उसी को हम सतत विकास कहते हैं। किसी भी चीज का लगातार डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको सतत विकास के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन है, हमने पहले उसकी चर्चा कर दिया। निजी होता है, सार्वजनिक होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, बहुत प्रकार की बात हमने कर दिया था। सारे पॉइंट्स उस दिन हमने बता दिया था, वो चारों पॉइंट आपको लिख देना है। ABCD हमने कहा था, वो चारों पॉइंट की चर्चा आपको कर देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व। देखिए बच्चे, जो मुख्य प्रश्न है यहाँ लिखा हुआ, प्रमुख प्रश्न जो परीक्षा में आ सकती है, आने की संभावना होती है, और ये पिछले वीडियो में हमने समझाया था। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, पीछे वाले वीडियो को देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। देखिए, संसाधन की परिभाषा वो तो सुन करके याद हो गया होगा। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है, संसाधन को बचाएंगे तो क्या हमको यूटिलिटी मिलेगी, कैसे उपयोगिता होगी, क्या लाभ मिलेगा, उसकी चर्चा आपको करना है। संसाधन निर्माण में तकनीकी भूमिका बता रहे हैं, इस मशीनों का क्या योगदान है, ये चर्चा हो चुकी है। सतत विकास की अवधारणा क्या है, लगातार कैसे विकास करें किसी वस्तु विशेष का, उसकी चर्चा हमने किया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसमें से जैसे देखिए, परीक्षा में आने की संभावना जो होती है, ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। संसाधन की परिभाषा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तकनीकी भूमिका कम है, ये सतत विकास की अवधारणा, ये गेस्ट क्वेश्चन भी मेरा किया हुआ, सारे क्वेश्चन मेरे बताए जा चुके हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को जैसे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। कल की चर्चा जैसा कर दें, कल हिस्ट्री का हम एक लेसन लेंगे और फिर इंग्लिश का एक लेसन देंगे। 2 वीडियो कल दिए जाएंगे, इंग्लिश का कोई एक पार्ट हम लेंगे, है ना, और उस वक्त हिस्ट्री का एक पहला सेशन जो है ना, उसकी चर्चा हम फिर से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चे।